हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ, आपका एक्सेल दोस्त एक्सेल सुपरस्टार डॉट ओ आर जी से। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा पावर क्वेरी के 5 केस स्टडीज के बारे में। आप में से बहुत जन है जिन्होंने थोड़ा शायद वीडियो देखा होगा, सुना होगा पावर क्वेरी, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि इस्तेमाल कहां करना है। तो इसलिए मैं 5 केस स्टडी ऐसे लाता हूं अलग अलग डोमेन से, एचआर, फाइनेंस, सेल्स से, ताकि आपको एक अंदाजा लग सके कि आप अपने लाइफ में इसे कैसे इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गूगल फॉर्म में एक सर्वे बनाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आपको अलग अलग एरियाज में कैसा लग रहा है एक नॉर्मल कॉर्पोरेट एचआर सर्वे, तो उसे एनालाइज कैसे करते हैं ऑटोमेटिकली देखेंगे पावर क्वेरी में। नेक्स्ट, अगर आपकी जिम्मेदारी है कि जिन्होंने एक्सपेंस क्लेम किया है आपकी कंपनी में, क्या उन्होंने अपने ऑथराइज्ड लिमिट से ज्यादा किया है या कम किया है, ये सारा एनालिसिस आप कर सकते हैं पावर क्वेरी में। कभी कभी सेल्स टीम में देखा जाता है कि एक प्रोजेक्ट या एक कस्टमर के रेवेन्यू को 4 अलग अलग सेल्समैन में बांटा जाता है, राइट? तो उस तरह के डेटा के साथ आप कैसे डील कर सकते हैं। अगर आप एक्चुअल या बजट वाले कंपैरिजन रिपोर्ट्स पे काम करते हैं तो वहां पर भी आप पावर क्वेरी यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज के दिन में इफ यू वांट टू क्रिएट एन ऑटोमेटिक रिपोर्ट ऑफ योर म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, तो वो म्यूचुअल फंड के वेबसाइट से कैसे डेटा को पुल किया जाता है लाइव फ्रॉम द इंटरनेट, ये भी पावर क्वेरी। तो एक्सेल 2010 और 13 में शायद आपको डाउनलोड पावर क्वेरी गूगल करना पड़े ताकि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में जाके आप डाउनलोड कर सकें, और लेटर वर्जन्स में ये ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होता है। तो मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में कि पावर क्वेरी 5 अलग अलग एरियाज में कैसे यूज किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं एक पावर क्वेरी का वो एग्जांपल लूंगा जिसमें आपको 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। एक कि क्रॉस टैब वर्सेस फ्लैट फाइल क्या होता है, और अनपिवट कॉलम किस चिड़िया का नाम है। मैं एक एचआर सर्वे का डेटा लूंगा जिसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, मेरे पास कुछ नाम की लिस्ट है, करीब करीब 150 लोग, टू बी प्रिसाइज 133 पीपल। वो कौन से रीजन में काम करते हैं, क्या पोजीशन पर काम करते हैं, किस डोमेन में काम करते हैं, और कितने सालों तक मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, राइट? अब उन सभी को 52 सवाल पूछे गए, यानी कि 52 क्वेश्चंस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये सवाल पूछता हूं, आई फील एनकरेज्ड टू कम अप विथ न्यू एंड बेटर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। अब लोगों को क्या कहना है, या तो कहना है स्ट्रांगली अग्री या स्ट्रांगली डिसअग्री, और इसके बीच में 3 ऑप्शंस आते हैं, अग्री, न्यूट्रल एंड डिसअग्री। तो 5 ऑप्शंस के अंदर उनको चूज करना है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। नाउ आपका मन तो करेगा कि इसके ऊपर एक पिवट टेबल बना के इसको एनालाइज किया जाए, राइट? लेकिन जब आप पिवट टेबल बनाते हो तो आप क्या देखते हो कि 50 डिफरेंट क्वेश्चंस के लिस्ट पिवट टेबल के फील्ड लिस्ट में, और आप जितनी भी कोशिश कर लो, जिस तरीके से कोशिश कर लो, आपको वो रिपोर्ट बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा जिसमें कहा जाए कि हर सवाल में लोगों ने कितना हाँ या ना कहा है, राइट? ये ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आपने पिवट टेबल को थमा दिया है क्रॉस टैब वाली फाइल। आपके मन में यह सवाल होगा कि ऋषभ, क्रॉस टैब क्या है? क्रॉस टैब मतलब एक वेरिएबल यहां और एक वेरिएबल यहां। कोई भी एक लाइन अपने आप में कंप्लीट ट्रांजैक्शन नहीं माना जा सकता है। जैसा कि ब्रेंडा स्ट्रांगली एग्री। अगर मैं सिर्फ ये लाइन पढ़ूं और बाकी सब इग्नोर कर दूं तो इस लाइन का कोई भी मतलब नहीं है, यानी कि हर एक लाइन एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूं, ब्रेंडा, ये सवाल है और उनका रिस्पॉन्स क्या है, राइट? तो ये दोनों के दोनों टेबल अगर देखा जाए तो डेटा एक ही है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। एक में क्रॉस टैब डेटा है। जब आप डोमिनोज की पिज्जा स्लिप को देखते हो तो उसमें लिखा भी होता है रेगुलर, मीडियम, लार्ज, राइट? और लेफ्ट हैंड साइड में सारे पिज्जा के लुभावने पिक्चर, तो वो भी क्रॉस टैब डेटा है। तो फ्लैट फाइल का मतलब है जैक्सन स्टेला का नाम 2 बार आएगा बिकॉज उनसे 2 सवाल पूछे गए हैं और उनके 2 रिस्पॉन्सेज होंगे रिस्पेक्टिवली, राइट? तो अब सवाल यह है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज करने की सोच रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि उससे ये नहीं होने वाला है। ये मसला है सेमी ट्रांसपोज का। अगर आप मुझसे पूछें
तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जैक्सन स्टेला वो तो वर्टिकल ही है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल बनने चाहिए, और वैसे ही क्वेश्चंस के जो आंसर है वो भी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल बनने चाहिए। तो मैं आपको झट से एक एग्जांपल दिखाऊंगा पावर क्वेरी का इस छोटे से डेटा में, और फिर बताऊंगा कि आप ये एचआर सर्वे का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले डेटा के अंदर जाता हूं और क्लिक करता हूं फ्रॉम टेबल। मुझे पूछेगा कि क्या मैं टेबल में बदल सकता हूं। यस, ओके। पावर क्वेरी एडिटर के इंतजार में मैं वेट करता हूं, और फिर जब ये लोड हो जाता है तो सबसे पहला काम करता हूं उन कॉलम्स को चूज करना जिसमें क्वेश्चंस थे, और फिर ट्रांसफॉर्म टैब में जाता हूं और क्लिक करता हूं अनपिवट कॉलम्स। वाओ, देखा कितना आसानी से ये नाम अपने आप रिपीट हो रहा है। क्वेश्चंस एक सीधे कतार में आ गए हैं, उनके रिस्पॉन्स भी सीधे कतार में आ गए हैं। तो ये था अनपिवट कॉलम। तो इसे मैं क्लोज करता हूं विदाउट सेविंग, और मैं चाहता हूं कि ये आप भी प्रैक्टिस करें एक बार। लेकिन ये प्रैक्टिस करने के बाद इसका सही उपयोग होगा इस डेटा में। ये भी एक क्रॉस टैब डेटा है। इंफॉर्मेशन यहां वर्टिकल है और बाकी के इंफॉर्मेशन क्वेश्चन जो ऊपर देख रहे हो वो है हॉरिजॉन्टल। आपको एक क्वेश्चन को उतारना है वर्टिकल में। तो सबसे पहला काम, डेटा टैब के अंदर फ्रॉम टेबल, लेट द डेटा लोड ऑन टू द पावर क्वेरी एडिटर विंडो, और जब ये आ जाए तो आप उन कॉलम्स को चूज करें जिसमें क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल मैंने चूज कर लिया है, प्रेस करता हूं शिफ्ट और फिर धीरे से स्क्रॉल करते हुए राइट में जाने के बाद लास्ट कॉलम को चूज कर लेता हूं। फिर कहता हूं ट्रांसफॉर्म अनपिवट कॉलम्स। आप देखोगे एक ही झटके में एक ही कॉलम में सारे क्वेश्चंस एक साथ आ गए हैं। अगर ये ऑटोमेशन नहीं है तो क्या है? ये हो गया आपका आंसर। अब जब मैं इस डेटा को लोड करता हूं एक्सेल में तो देखते हैं कि क्या क्या नहीं किया जा सकता है इस डेटा के साथ। दोस्तों, ये वीडियो के काफ़ी सारे हिस्से हो सकता है आपको बार बार देखने पड़े, बट ये चीज़ ही ऐसी है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, एक्सेल से और ऊपर जाना है, तो ये आपको पॉज करके रीवॉच करना पड़ेगा। फिलहाल बताना चाहूँगा कि डेटा बहुत ही क्लीन तरीके से फ्लैट फाइल फॉर्मेट में मेरे सामने मौजूद है, और मैं इस डेटा का भरपूर प्रयोग करूँगा अपनी रिपोर्ट बनाने में। दिखाता हूँ आपको। इंसर्ट पिवट टेबल एंड आई से ओके, और करने के बाद आप देख रहे हो इस बार 52 क्वेश्चंस की झड़ी नहीं है। इस बार मैं पिवट टेबल में ऑप्शंस में जाकर डिस्प्ले टैब को क्लिक करते हुए शो क्लासिक टेबल लेआउट करता हूं। यह हो गया आपका मैथ्स एरिया। अब मैं क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूं। उसके बाद मैं सोचता हूं कि क्या मैं आंसर्स के रूप में कॉलम फील्ड में रख के इनके सारे ऑप्शंस को एक सीरीज में डाल सकता हूं। बहुत बढ़िया। स्ट्रांगली अग्री को चूज करते हुए कह देता हूं राइट क्लिक मूव टू द बिगिनिंग। वैसे ही न्यूट्रल को भी राइट क्लिक मूव वन लेवल अप, और फिर आंसर्स की जो ऑप्शन है वो मैं लिख देता हूं यहां पर। तो हर सवाल को जवाब देने वाले 133 लोग मौजूद थे। अब अगर आपको कैलकुलेशन करना है उससे पहले फॉर्मेटिंग करने की इच्छा है तो वो भी बताता हूं। मैं इस कॉलम को कम करते हुए राइट क्लिक पिवट टेबल ऑप्शन, तो ये ऑटो फिट को आप डिसेबल कर दो। ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर रिफ्रेश या अपडेट होता है डेटा तो ये कॉलम विड्थ बार बार वापस अपने पुराने स्थान पर चला जाएगा, और ये हम नहीं चाहते। इसके अलावा मैं कर देता हूं रैप टेक्स्ट ताकि सारे क्वेश्चन बहुत ही क्लियरली नजर आए। अब ये जो नंबर आप देख रहे हो 19 डिवाइड बाय 133, अगर आपको ये कैलकुलेशन चाहिए तो राइट क्लिक शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ रो टोटल। वाओ, तो 15% लोगों ने कहा है स्ट्रांगली अग्री। अब इसमें से डेसिमल्स में हटा देता हूं ताकि आंसर्स बहुत ही अच्छे से सामने आपके आ सके। तो परसेंटेज पे क्लिक करें। अब आपके मन में सवाल है दोस्तों कि ये कौन से सवाल है जहां पे लोगों ने काफ़ी अपनी दुविधा जताई है, अपना दुख बताया है। तो मैं सारा डेटा चूज करता हूं, और सारा डेटा से मेरा मतलब है स्ट्रांगली अग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री तक का जो परसेंटेज है सिर्फ वही, ग्रैंड टोटल नहीं। फिर होम में जाता हूं और क्लिक करता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल्स, और फिर यहां तक आ जाता हूं। इसका मतलब है ये हीट मैप मुझे दिखा रहा है कि कहां पर लोगों ने अपनी दुख का बयां किया है। ये देख रहे हो
29%। ये क्या कह रहे हैं? आई एम पेड फेयरली फॉर द वर्क आई डू। अब ये तो हर सर्वे में ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा, एटलीस्ट इस मुद्दे पर। लेकिन हम बाकी देखते हैं मुद्दा क्या है। देख रहे हो 19%। सीनियर मैनेजर्स विजिबली डेमोन्स्ट्रेट अ कमिटमेंट टू क्वालिटी। बहुत लोग कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये ऑब्वियसली एक इमेजिनरी सर्वे डेटा है, इसको आप सही मत मानिएगा। बट ऑब्वियसली जब डेटा ऐसा आता है गूगल फॉर्म से या कोई भी सॉफ्टवेयर से, तो आप इस सर्वे को इस तरह एनालाइज कर सकते हैं। बट बात यहां नहीं खत्म होती है। आप रीजन पर राइट क्लिक करके कह सकते हो ऐड अ स्लाइसर। अगर आपका वर्जन एक्सेल का पुराना है तो आप पिवट टेबल में घुस के एनालाइज या ऑप्शंस के टैब में जाकर कह सकते हो इंसर्ट स्लाइसर। तो मैंने पोजीशन किया, डोमेन किया, टेन्योर किया, ओके कर दिया। यानी कि ये चारों स्लाइसर्स अब आपके रिपोर्ट को कंट्रोल करेंगे। ऑल्दो कलर मैं चेंज कर सकता हूं, बट एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं क्लिक करता हूं एशिया, तो ये सारा आंसर्स बदल के हो गया है उन लोगों के आंसर्स के बेसिस पर जो है एशिया से। वैसे एशिया के अंदर रियलिस्टिक टीम कैसी कर रही है? वाओ, इतना अच्छा इंसाइट्स आपको कौन बता सकता है? दोस्तों, हमने कहां से अपनी सफर की शुरुआत की थी और कहां पहुंच गए हैं? तो ये था सफर पावर क्वेरी के एक डेटा रीशेपिंग एक्सरसाइज का, जहां पे हमने देखा क्रॉस टैब क्या होता है और फ्लैट फाइल क्या होती है, अनपिवट कॉलम का इस्तेमाल किया है। और ये सेम कॉन्सेप्ट में अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा आपको और समझाऊंगा कि जब तक आपके पास फुल क्लैरिटी नहीं आ जाती। आज मैं बात करने वाला हूं पावर क्वेरी फॉर डेटा रीशेपिंग। जो एग्जाम्पल लूंगा उसका नाम है एक्सपेंस अलाउंस। सबसे पहले आपको डेटा का मतलब समझाता हूं कि डेटा के अंदर है क्या। मेरे पास कुछ 400 लोगों के नाम हैं जो मेरे एक क्लाइंट की कंपनी में काम करते हैं। वो जिस डिवीजन में काम करते हैं उनका नाम भी प्रेजेंट है। ग्रेड मतलब सीनियरिटी, E1 काफी जूनियर है और E7 काफी सीनियर है। अब जब वो ट्रैवल करते हैं कंपनी के काम से तो ऑब्वियसली खर्चा तो होगा ही, होटल में रहने का खर्चा, खाने का खर्चा। लेकिन जब ये खर्चा करते हैं तो कंपनी में बिल सबमिट करते हैं ताकि उनको ये वापस रीइंबर्स हो जाए, पैसे मिल जाए। लेकिन कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई है कि अगर HFD का बंदा E7 ग्रेड का है तो वो एक लिमिट तक ही एक्सपेंस कर सकता है। उसके बाद अगर वो खर्चा करे तो उसके लिए उनको अपने सीनियर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आइए जानकारी हासिल करते हैं कि HFD E7 का लिमिट क्या है। अगले ही शीट में एक टेबल है जिसका नाम है HFD E7, राइट। अब ये है 88,000। इसका मतलब उनका लिमिट था 88,000 लेकिन उन्होंने खर्च कर दी 1 लाख। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ज्यादा ही खर्च कर दिए हैं। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों ने ज्यादा से ज्यादा खर्च किए हैं। दोस्तों, एक्सेल में ये VLOOKUP और मैच या इंडेक्स मैच के थ्रू हो सकता है। मैं बहुत ही जल्दी से ये फॉर्मूला लिखूंगा ताकि आपको एक बेसिक रिवीजन मिल जाए कि किस तरह ये लिखा जाता है। लुकअप वैल्यू, फिर आप पूरे टेबल को चूज करते हो, प्रेस करते हो F4, कॉमा, फिर लिखते हो मैच फंक्शन। आप ब्रैकेट क्लोज करके पूरा VLOOKUP का फॉर्मूला कंप्लीट करते हो ताकि मैच में वापस आ सको और अच्छे से अपना फॉर्मूला कंप्लीट कर सको मैच में। तो VLOOKUP और मैच का कॉम्बिनेशन है 2D लुकअप। अगर आप 2D लुकअप के बारे में नहीं जानते तो जरूर इसके बारे में हमारे चैनल पर वीडियो देखें, समझें। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये डेटा बार बार ऐड हो रहा है, नया बन के आ रहा है, आपको ये फॉर्मूला बार बार लिखना पड़ेगा और ऐसी कोई सहूलियत नहीं है जिससे एक बटन क्लिक करने पर ये डेटा रिफ्रेश हो जाए, राइट। तो मैं चाहता हूं कि पावर क्वेरी के थ्रू ये पूरा प्रोसेस कैसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं। दोस्तों, जमाना ही है ऑटोमेशन का। अगर आप ऑटोमेशन नहीं सीखोगे कोई और सीखेगा, वो आपके हिस्से का काम शायद चुटकियों में कर दे। ऑफ कोर्स ये अच्छी बात नहीं है, तो हम देखें कैसे कर सकते हैं पावर क्वेरी के थ्रू। ये फाइल मैं बंद कर रहा हूं ताकि मैं एक नया फाइल खोल के आपको पावर क्वेरी से फ्रेश स्टार्ट करके दिखा सकूं। Ctrl+W, डोंट सेव। Ctrl+N, नई फाइल। सो जाता हूं डेटा में, डेटा के बाद न्यू क्वेरी में, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम वर्कबुक, राइट। अब थोड़ी देर में जब ये डायलॉग बॉक्स आता है आपकी स्क्रीन पर, ये आपके पूछेगा कि ये डेटा का फाइल है किधर। सो मैं एक्सपेंस एक्चुअल वर्सेस अलाउंस में जाता हूं और ये फाइल को चूज कर लेता हूं, इंपोर्ट। अभी जो पावर क्वेरी का विंडो मेरे सामने आ रहा है, इसमें 2 शीट्स के नाम दिख रहे हैं। मैं कहता हूं सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स
और दोनों चेक बॉक्स को ऑन कर देता हूं। अब एक बार प्रीव्यू जरूर देखना चाहूंगा कि डेटा दिख कैसा रहा है। ठीक ही तो लग रहा है, लेकिन देखते हैं आगे और क्या क्या करना पड़ सकता है हमारे आंसर तक पहुंचने के लिए, हमारे काम को ऑटोमेट करने के लिए। लोड। अब ये पावर क्वेरी एडिटर का विंडो आपके सामने आएगा और देखते हैं किस तरह हमारे काम को काफी अंजाम दे सकता है। अगर कभी पावर क्वेरी एडिटर का विंडो ना दिखे आपको, या फिर ये पूरा का पूरा डायलॉग बॉक्स ही बंद हो जाए, तो आप डेटा टैब के अंदर जाकर शो क्वेरीज कर सकते हो और फिर कोई भी क्वेरी पर राइट क्लिक करके आप कह सकते हो एडिट। जैसे आप कहते हो एडिट, ये आपको ले जाएगा पावर क्वेरी एडिटर के विंडो। तो दोस्तों कभी घबराइएगा मत, अगर आपको पावर क्वेरी एडिटर का विंडो नहीं दिख रहा हो, आप उसे राइट क्लिक करके एडिट करके एक्सेस कर सकते हो। तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे दो क्वेरीज हैं, राइट। ये दूसरी क्वेरी थी वो मैनेजमेंट की पॉलिसी, जहां कहा गया कि एक एम्प्लॉय कितने अमाउंट तक खर्च कर सकता है बिना अपने सुपीरियर की परमिशन लिए हुए। तो दोस्तों मुझे ये फ्लैट फाइल बनाना है। E1 से लेकर E5 तक चूज किया मैंने और फिर कहता हूं ट्रांसफॉर्म और फिर कहता हूं अनपिवट कॉलम। तो दोस्तों आप देख रहे हो फ्लैट फाइल का मतलब क्या है, जहां पर हर एक लाइन का एक पूरा मतलब होता है। HFD E1, HFD E2, HFD E3, ये सारी डेफिनेशन। अगर आपने हमारा पुराना कुछ वीडियो मिस किया है तो जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि फ्लैट फाइल और क्रॉस टैब क्या होता है और ये जरूरी क्यों है। वापस दिखाऊं? जरूर। ये लास्ट स्टेप को अंडू किया मैंने। E1 से लेकर E5 को चूज किया, ट्रांसफॉर्म, अनपिवट कॉलम, हेडिंग को जाकर मैंने चेंज कर दिया है, ये है ग्रेड। नेक्स्ट, ये है डिवीजन, ये है लिमिट, एंटर। अब ये जो फ्लैट फाइल का डेटा मैंने तैयार कर लिया है, ये मुझे मर्ज क्वेरी में बहुत ही मदद करेगा। मैं आपको दिखाता हूं। मुझे अपने मेन क्वेरी यानी कि जहां पर एक्चुअल खर्चा किया गया है, वहां पर एक कॉलम चाहिए जहां मुझे कंपेयर करने का मौका मिले कि एक्चुअल में उनको एक्सपेंस कितना करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कर दिया ज्यादा या कम। तो आइए आते हैं होम टैब के अंदर मर्ज क्वेरीज पर। मर्ज क्वेरीज जैसा कि आप जानते हैं ये है VLOOKUP इंडेक्स मैच का बाप। तो आइए सेकेंड टेबल को मैं चूज करता हूं जिसका नाम है अलाउंस। ये दो अलग अलग टेबल हैं। अब इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? डिवीजन ग्रेड। करेक्ट। तो डिवीजन में दोनों तरफ चूज करता हूं और फिर मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल ताकि मैं ग्रेड भी चूज कर सकूं। देख रहे हो? अब हो सकता है ग्रेड पहले हो या डिवीजन बाद में, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है ये नंबर से, जो महीन अक्षरों में लिखा गया है 1 2, ये सीक्वेंस कॉमन होना चाहिए। तो हमारी जो क्वेरी है जिसका नाम है लेफ्ट आउटर, ये कह रहा है कि अगर वो कॉम्बिनेशन जो ऊपर है यानी कि पहले टेबल में, अगर वही कॉम्बिनेशन नीचे पाया जाए तो मुझे प्लीज डेटा को कनेक्ट करने का पावर दे और आंसर भी निकल जाए थोड़ी देर में। मैं प्रेस करता हूं ओके। एक कॉलम बन के आता है, कहता है टेबल। कंफ्यूज ना हो, ये इसको आपने करना है क्लिक इस एक्सपेंशन बटन पर और फिर लिख देना है आपके चेक बॉक्स में लिमिट। ओके। आप देख रहे हो कितने आसानी से एक कॉलम बन के आ गया है। अब अगर आप एक कंडीशनल कॉलम बनाना चाहते हो जहां पर कहा जाए कि जिसने ज्यादा खर्चा किया ना उनसे एक लिखित चिट्ठी मंगाई जाए, राइट? तो ऐड कॉलम, कंडीशनल कॉलम, राइट। एक तरह से देखा जाए तो ये इफ फॉर्मूला का ही एक प्रतिरूप है। तो इसका कॉलम का हेडिंग जो मैं लिखने वाला हूं, इसका नाम है स्टेटस, मतलब उसकी आज वाट लगेगी या उसे छोड़ दिया जाएगा। सो अब देखते हैं इसे कैसे बनाया जाए। इफ एक्चुअल एक्सपेंस इज ग्रेटर देन, अब यहां पे मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है वो कॉलम चूज करने का, तो मैं इस ड्रॉप डाउन में जाता हूं और चूज करता हूं सिलेक्ट कॉलम, राइट। तो अब कॉलम चूज करने का मौका मिल रहा है और मैं लिख रहा हूं अलाउंस लिमिट। अगर आपके एक्चुअल खर्चे ज्यादा हैं आपके लिमिट से तो क्या मिलना चाहिए? लिख देता हूं लिमिट क्रॉस्ड, राइट। और अगर आपने ज्यादा खर्चा नहीं किया है, ओके। तो ओके करने के बाद देखते हैं कि एक कॉलम क्या बन के आ रहा है। देख रहे हो लिमिट क्रॉस्ड। सो दोस्तों अगर आपको ये डेटा चाहिए और पिवट टेबल आपको
बनाना है तो आपने करना है फाइल क्लोज एंड लोड। और अगर लोड करने के बाद भी डेटा आपको ना दिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कह सकते हो राइट क्लिक लोड टू वेयर, और आपको कहना पड़ेगा लोड कैसे करना है, टेबल में करना है, नए वर्कशीट में करना है, लोड कर दीजिए और आपका डेटा सामने आपके हाजिर। दोस्तों, इस फाइल को अगर मैं सेव करता हूं, इस फाइल में सिर्फ और सिर्फ वो क्वेरी सेव होगी, जिससे जब चाहूं मैं राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर सकता हूं और सारा का सारा डेटा अपडेट हो जाता है। अगर चाहूं तो फिल्टर कर सकता हूं कितने लोगों ने लिमिट क्रॉस किया है। वाओ, काफी लोगों ने क्रॉस किया है। तो चाहूं तो इसे सेव कर सकता हूं, बट फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। बताना चाहूंगा ये था एग्जाम्पल एक्सपेंस अलाउंस का, जहां पर हमने पावर क्वेरी का इस्तेमाल किया, मर्ज क्वेरी और अनपिवट कॉलम दोनों। मेरे साथ चलते रहिए, मैं आपको उस शिखर तक पहुंचाऊंगा जहां पावर बीआई, पावर क्वेरी और डैक्स जैसे चिड़िया आपको बहुत आसान लगेंगे। आप उस पर महारत हासिल करो और आगे बढ़ते रहो मेरे साथ। आज मैं बात करूंगा पावर क्वेरी फॉर डेटा रीशेपिंग। जो केस स्टडी में ले रहा हूं उसका नाम है एनालिस्ट रेवेन्यू। दोस्तों, ये पावर क्वेरी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है समझने के लिए कि किस तरह डेटा को रीस्ट्रक्चर या रीशेप करके आप उसका एनालिसिस बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आपके पास एक डेटा है, डेटा में कहा जा रहा है कि एक कंपनी के पास 16 प्रोजेक्ट हैं। ये 16 प्रोजेक्ट में हर प्रोजेक्ट में एक टीम काम करती है। तो आप देख पा रहे हो कि पहले प्रोजेक्ट में कम से कम 5 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट? जैसा कि आप देख रहे हो गौरव कुमार। अब गौरव कुमार, आपको ये नाम बार बार अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जरूर दिखाई देगा, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल बात है कि एक बंदा अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। अब बात यह है कि उस पहले प्रोजेक्ट की कीमत थी $68,200 और उसमें लोग कितने थे? 5, यानी कि एक एक जन का कंट्रीब्यूशन है 68,200 डिवाइडेड बाय 5। पहले प्रोजेक्ट के लिए $13,640। ये कीमत मैं हर नाम के आगे जोड़ सकता हूं, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके इस कंपनी में इतना कंट्रीब्यूट किया है रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सब के सब एक ही डेजिग्नेशन के हैं। नाउ, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वे कौन सा एनालिस्ट है जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। अगर आपको पावर क्वेरी अच्छे से नहीं आता, मैं बताना चाहूंगा ये आप कैसे करोगे एक्सेल में। आप ये कॉलम को कट करोगे, आप यहां पर पेस्ट करोगे, उसके बाद आप यूज करोगे डेटा, उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम, और टेक्स्ट टू कॉलम पर जाने के बाद आप कहोगे कि देखिए भैया, जहां मिले कॉमा वहीं पर आप डेटा को अलग अलग कर दीजिए। करने पर आपको ये सारे के सारे नाम अलग अलग कॉलम में दिखाई पड़ेंगे, राइट? अब प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। सबसे पहले आपको काउंट करना पड़ेगा कि हर टीम में कितने लोग थे। तो काउंट ए, गौरव से शुरू करते हुए दिवांग की तरफ 5, राइट? अब ये प्रोजेक्ट की फीस और कितने लोग, ये दोनों का इस्तेमाल करके मैं पता लगा सकता हूं कि हर एनालिस्ट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कितना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, 68,200 डिवाइडेड बाय 5 इन दिस केस। एंटर। आप चाहो तो ये कॉलम कट करके पास में रख सकते हो ताकि आंसर बहुत ही क्लीनली दिखे आपको। कंट्रोल शिफ्ट 1 ताकि ये डेटा एकदम सुंदरता से आपके सामने आ जाए। अब दूसरी प्रॉब्लम, ये सब के सब डेटा आपको करना पड़ेगा कॉपी पेस्ट कितने बार? 5 बार। पेस्ट स्पेशल वैल्यू का प्रयोग करके मैं 5 बार ये पेस्ट करता हूं। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सारे के सारे नाम मुझे कॉपी करके वापस पेस्ट स्पेशल में जाकर करना पड़ेगा ट्रांसपोज, ताकि मैं हर एक लाइन में जोड़ सकूं कि एक बंदे ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। आप देख रहे हो कितनी मेहनत है। और अगर ये 16 प्रोजेक्ट तो सिर्फ जनवरी के थे, अगर फरवरी या मार्च के डेटा आने लगे तो ये मेहनत आपको ऑफिस से निकलने ही नहीं देगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरह हम पावर क्वेरी से इसे ऑटोमेट करें। मैं सारे के सारे स्टेप्स को अंडू करता हूं। अब ये डेटा मैं पावर क्वेरी में लेकर जाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जा रहा हूं डेटा टैब में और यहां पर यूज करूंगा फ्रॉम टेबल। अगर आपको पावर क्वेरी यूज करना है उस फाइल के डेटा के साथ जिसे आप खोलना भी नहीं चाहते, तो आप न्यू क्वेरी में जाके फ्रॉम फाइल भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं सिंप्लिसिटी के लिए फ्रॉम टेबल लेता हूं। पहला सवाल मुझसे ये पूछेगा कि क्या मैं इस डेटा को टेबल में तब्दील कर दूं। बहुत खूब, कर दिया। और जैसे किया वो पावर क्वेरी तक चला भी गया। तो पावर क्वेरी एडिटर का विंडो मेरे सामने खुला और अब मैं देखता हूं कि आगे क्या करना है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट फीस, इसे मैं ड्रैग करके लेफ्ट में रख सकता हूं।
अब ये जो टीम एनालिस्ट के नाम है ये मुझे स्प्लिट करके अलग अलग कॉलम में रखने हैं। करूंगा मैं वही टेक्निक यूज, टेक्स्ट टू कॉलम, लेकिन फायदा ये है कि जो स्टेप आप यूज करोगे पावर क्वेरी में वो ऑटोमेट हो गया। अगली बार आपको सिर्फ रिफ्रेश करना है और फरवरी या मार्च का डेटा अपने आप उसी रूप में ढल कर आ जाएगा। फिलहाल मैं चूज करता हूं टीम एनालिस्ट, स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमिटर। ये होम टैब के अंदर जो स्प्लिट कॉलम आप देख रहे हो ये टेक्स्ट टू कॉलम से ही मिलता जुलता है। मैं क्लिक करता हूं बाय डिलिमिटर। विंडो के आने के बाद मैं देख पा रहा हूं कि कॉमा एक ऑप्शन है और जहां पर कॉमा मिले डेटा को स्प्लिट कर दिया जाए। वाओ, ये टेक्स्ट टू कॉलम की तरह ही बिहेव कर रहा है। अलग तो कर दिया, लेकिन अब वो कॉपी पेस्ट वाला काम ऋषभ कैसे करेंगे? तो अगर आपने हमारे पुराने कुछ वीडियो देखे हैं अनपिवट कॉलम के ऊपर तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं ये पांचों एनालिस्ट के नाम को चूज कर रहा हूं। आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5, करेक्ट। फिर ट्रांसफॉर्म में जाता हूं और क्लिक करता हूं अनपिवट कॉलम्स। एक ही झटके में ये सारे प्रोजेक्ट A01 5 बार आ गए हैं और उसके पास नाम भी। अब इस नाम में काफी स्पेसेस एक्स्ट्रा एडेड है, तो मैं ट्रांसफॉर्म में जाके कर देता हूं फॉर्मेट ट्रिम और इसके बाद ही क्लीन। इससे डेटा एकदम साफ, एकदम क्लीन। लेकिन दोस्तों अभी तक मुझे वो नंबर चाहिए जो कहेगा कि एक प्रोजेक्ट में कितने लोग काम करते थे, राइट? तो एक काम करता हूं, ये क्वेरी को मैं कर देता हूं डुप्लीकेट। बहुत खूब। अब ये डुप्लीकेट क्वेरी में मुझे चाहिए कि प्रोजेक्ट A1 में कितने लोग थे, यानी कि 5, और प्रोजेक्ट A1 की कीमत क्या थी? 68,200। तो मैं जाता हूं ट्रांसफॉर्म के अंदर ग्रुप बाय के अंदर। ऑलराइट, ग्रुप बाय सबसे पहला काम। ग्रुप बाय व्हाट? ग्रुप बाय प्रोजेक्ट नेम। बहुत खूब। अब आपको चाहिए क्या? नंबर ऑफ मेंबर्स, राइट? काउंट करना है रो, यानी कि प्रोजेक्ट A1 में आपको दिखेगा 5, प्रोजेक्ट A2 में आपको दिखेगा 3। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मुझे प्रोजेक्ट A1 के पास उसका वर्थ भी चाहिए। तो अगर 68,200 में अगर 5 बार ऐड करता हूं और फिर 5 बार डिवाइड भी कर देता हूं तो वही नंबर मिलता है, राइट? तो एडवांस में जाके और एक एग्रीगेशन ले लेता हूं और इसका नाम दे देता हूं प्रोजेक्ट वैल्यू, डॉलर्स के टर्म में। और आपको निकालना है एवरेज। एवरेज ऑफ व्हाट? एवरेज ऑफ प्रोजेक्ट का फीस। ओके, अब देखिए क्या मिलता है आपको। बहुत खूब। हर प्रोजेक्ट का नाम एक बार आता है, उसमें कितने लोग थे और प्रोजेक्ट वैल्यू की कीमत क्या थी। अब ये जो दो टेबल है हमने इसलिए बनाया ताकि ये जो आंसर अभी आपने देखा ये कैलकुलेट पावर क्वेरी करता है और इसका आंसर आप टेबल 1 को दे सकते हो। तो टेबल 1 और टेबल 2 के अंदर कॉमन चीज क्या है? प्रोजेक्ट का नाम। तो मैं अब इस्तेमाल करने वाला हूं मर्ज क्वेरी। तो मेन टेबल को बेस रखते हुए मैं जाता हूं होम में और होम के अंदर जाता हूं मर्ज क्वेरीज के अंदर। मर्ज क्वेरीज में टेबल बेस पहला दिख रहा है मुझे, दूसरा है टेबल 2। दोनों में कॉमन चीज को चूज करने के लिए मैंने कर लिया है ये कॉलम सिलेक्ट, और जो प्रोजेक्ट का नाम पहले में है और दूसरे में भी, तो उस प्रोजेक्ट के नाम के पास उसका डिटेल्स आ जाए। वो डिटेल्स आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए नंबर ऑफ मेंबर्स और प्रोजेक्ट वैल्यू। मैं करता हूं ओके। अब इस टेबल के कॉलम को देखकर घबराइए मत, ये आप बहुत करीब है आंसर के पास। इस फिल्टर के कॉलम को क्लिक करें और आप देखेंगे आप इसके आंसर को निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कितने टीम मेंबर थे और प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या थी। ओके, वाह। तो दोस्तों अभी मुझे इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? मुझे चाहिए प्रोजेक्ट फीस, एट्रीब्यूट के कॉलम को छोड़ के सारी चीजें। तो मैं इसे राइट क्लिक करके कर देता हूं रिमूव कॉलम। हर एक एक्शन इस अप्लाइड स्टेप्स में रिकॉर्ड होता नजर आ रहा है। तो अगर आप इसे अंडू करना चाहें तो आप कर सकते हो रिमूव कॉलम। लेकिन मुझे यह भी देखना है कि गौरव कुमार ने कितना कंट्रीब्यूट किया था, राइट? तो उसके लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 68,200 डिवाइड बाय 5। अब चाहे तो ये काम आप आपके सेकेंडरी टेबल में भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। मैं कर देता हूं ये कैलकुलेशन हमारे इस मेन टेबल पर। तो उसके लिए ऐड कॉलम, ऐड
कस्टम कॉलम, और कस्टम कॉलम में मैं लिख देता हूं एवरेज रेवेन्यू पर पर्सन, राइट। और इसके नाम में कैपिटल लिखने के बाद मैं लिख देता हूं टेबल 1.2 का जो प्रोजेक्ट वैल्यू है उसे आप डिवाइड करें किससे, नंबर ऑफ मेंबर्स से। ओके, बहुत खूब। और इसका फॉर्मेट अगर चेंज करना है तो आप डेसिमल नंबर चूज कर सकते हो या फिर होल नंबर। ये कह रहा है कि जो पिछला स्टेप था काफी कॉमन था, क्या आप वो पिछले स्टेप को रिप्लेस करना चाहते हो? यस। आहा, अब आएगा मजा। तो जो कॉलम मुझे नहीं चाहिए मैं उसे कर देता हूं डिलीट। प्रोजेक्ट फीस, एट्रीब्यूट, राइट क्लिक, रिमूव कॉलम्स। तो मुझे क्या कॉलम मिल रहे हैं? प्रोजेक्ट का नाम 5 बार क्यों आ रहे हैं? बिकॉज 5 मेंबर्स थे, 5 टीम मेंबर्स साथ में काम कर रहे थे। इंडस्ट्री का नाम, वो 5 जनों के नाम, और इसको हेडिंग को मैं कर देता हूं चेंज और लिख देता हूं नेम। इसे मैं चेंज करके लिख सकता हूं नंबर ऑफ मेंबर्स, राइट। ये है प्रोजेक्ट का वैल्यू, एंटर, और ये है एवरेज रेवेन्यू पर पर्सन। अब जबकि ये डेटा तैयार हो गया है, मैं करने वाला हूं फाइल क्लोज एंड लोड टू। और ये डेटा जब आपके सामने आएगा एकदम क्लीन और पिवट टेबल इस पे फिदा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि पिवट टेबल किस तरह आपको बताएगा कि सबसे बेहतरीन एनालिस्ट कौन है। तो आपके पास 2 शीट्स आएंगे, एक शीट जिसमें प्रोजेक्ट का बेसिक डेटा था, लेकिन दूसरी शीट जो आपके ज़्यादा काम की है वो है प्रोजेक्ट का नाम, क्या टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कौन टीम मेंबर थे, और उनका पर पर्सन कितना रेवेन्यू था। अब इसके बेसिस पे मैं बनाने वाला हूं एक पिवट टेबल। ओके, और फिर राइट क्लिक करते हुए ऑप्शन में जाकर डिस्प्ले क्लासिक। ये सारी बेसिक पिवट टेबल सेटिंग्स है। अगर आपको पिवट टेबल और जानकारी चाहिए तो हमारे बाकी के वीडियोस हैं यूट्यूब चैनल पर, एक्सेल सुपरस्टार चैनल पर, आप जरूर देखें। नाउ फिलहाल के लिए मैं करता हूं नेम ऑफ द मेंबर, और फिर एवरेज रेवेन्यू पर पर्सन, और फिर इसे फॉर्मेट करने के बाद मैं इसे बना दूंगा सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर। बट फिलहाल अकाउंटिंग, ये सेम चीज आप कर सकते हो होम टैब में जाके, कॉमा स्टाइल रिड्यूस डेसिमल्स। अब राइट क्लिक और सॉर्ट बाय लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और उसके बाद थोड़ा सा अगर आपको दिखावा अच्छा चाहिए तो आप इस पे लगा सकते हो एक बेसिक सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो कि दिखेगा ऐसा। वाओ, मजा आया। तो ये कह रहा है कि चंदन, आकाश और दिव्या, ये 3 एनालिस्ट सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी को दे रहे हैं। और सबसे मजे की बात है, जो शीट्स आपको नहीं चाहिए आप चाहे तो उसे हाइड कर सकते हैं। और अगर आपका रॉ डेटा अगर चेंज होता नजर आता है तो अपने आप खुद ब खुद डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। कैसे होगा? आप क्वेरीज पर राइट क्लिक करें और कर देना रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद आपके पिवट टेबल को भी कर देना रिफ्रेश। तो दोस्तों, ये था बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एनालिस्ट रेवेन्यू का, पावर क्वेरी फॉर डेटा रीशेपिंग। मैं जानता हूं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है, लेकिन क्या करूं, चीज़ ही ऐसी है। मज़ा बहुत आएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा काम ऑटोमेशन पर चल रहा है। जैसा कि मान लीजिए मेरे रॉ डेटा में एक प्रोजेक्ट नया ला रहा हूं, या फिर पुराने ही प्रोजेक्ट में मैं अपना नाम लिख देता हूं, लेट्स से ऋषभ पुगलिया, राइट। और मैं और एक प्रोजेक्ट अपने ही नाम कर देता हूं, राइट। और ये है सेम प्रोजेक्ट का डिटेल्स, एक्सेप्ट प्रोजेक्ट का नाम बदल के 17 कर देता हूं, और ये अमाउंट कर देता हूं बहुत बड़ा, राइट। तो अब देखते हैं एनालिस्ट सबसे बेहतर कौन है। राइट क्लिक, रिफ्रेश। क्वेरीज रिफ्रेश होते ज़्यादा देर नहीं लगेगी, और जब हो जाए तो पिवट टेबल में जाकर मैंने पिवट टेबल भी रिफ्रेश कर देना है। आप देख रहे हो मेरा नाम सबसे ऊपर। मैं चाहूँ तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बाद में लगा सकता हूँ, बट मेन चीज़ ये थी कि 2 ही रिफ्रेश क्लिक पर आपका डेटा पूरा अपडेट हो चुका है। और यही है सबसे मज़े की बात, पावर क्वेरी। दोस्तों, अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, हिम्मत मत हारिएगा। डिफिकल्ट वाले फेज को अगर हम क्रॉस कर लें, हमारी इज्जत, हमारा नाम बहुत आगे बढ़ेगा। तो मेरे साथ सीखते रहिए। इस बार मैं आपके लिए और एक एग्जाम्पल लाया हूं पावर क्वेरी फॉर डेटा रीशेपिंग के ऊपर, बजट वर्सेस एक्चुअल।
हमें से बहुत जन हैं जो एक्सेल में डेटा मेंटेन करते हैं कि एक्चुअल और बजट का डिफरेंस क्या है। अगर हमें टारगेट दिया गया है कि 94 यूनिट सेल करने हैं और अगर हमने 80 सेल किया है तो ऑफ कोर्स हमने कम सेल किया है, राइट। और यही सवाल हम खर्चे के बारे में पूछते हैं कि अगर बजट बनाया गया 94 का और हमने खर्चा कम किया तो अच्छी बात है। लेकिन इसका एनालिसिस मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे डेटा आते रहे, मई, जून, जुलाई, अपने आप ऑटोमेटिकली एक सिंगल क्लिक रिफ्रेश पर हो जाए। आज के दिन अगर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा तो आपको राइट क्लिक करके इंसर्ट अ कॉलम करना पड़ेगा और फिर डिफरेंस या परसेंटेजेस निकालने पड़ेंगे और ये काम आपको हर महीने हर बार करना पड़ेगा, राइट। तो मैं चाहता हूं ये सारा प्रोसेस ऑटोमेट हो। जो आपके सामने क्रॉस टैब का डेटा है ये बन जाए फ्लैट फाइल का डेटा, और अगर फ्लैट फाइल का डेटा बन गया तो पिवट टेबल बहुत खुश होगा। तो आइए देखते हैं कि पावर क्वेरी के थ्रू हम ये कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। सबसे पहले डेटा को चूज करते हैं, जाते हैं उसके बाद कहां, डेटा टैब में, और फिर क्लिक करते हैं फ्रॉम टेबल, राइट। कुछ ही सेकंड्स का देर है और फिर पावर क्वेरी एडिटर का विंडो आपके सामने तैयार होके आ जाएगा और कहेगा ओके अब क्या करना है। तो ये रहा पावर क्वेरी एडिटर का विंडो और हम देखते हैं कि क्या करना है ताकि फ्लैट फाइल में ये डेटा तब्दील हो जाए। इस वीडियो में जानबूझकर मैं कुछ गलतियां करूंगा ताकि आप इन गलतियों से सीखें और वो गलतियां ना करें जो मैंने की थी। आपके मन में सवाल, ऋषभ क्या हम इसे अनपिवट कर सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं ट्राई करेंगे। मैंने सेकंड से लेकर लास्ट कॉलम को चूज किया है, कहता हूं ट्रांसफॉर्म टैब को अनपिवट कॉलम कर दो। जब मैं कहता हूं तो ऑब्वियस सी बात है डेटा कुछ मजेदार नहीं है। जहां जो सेल्स के वैल्यू होने चाहिए थे वो तो दिख नहीं रहे हैं। तो मैं ये सारे स्टेप्स अंडू करता हूं जो मैंने लास्ट कुछ सेकंड्स में किए हैं। इसके बाद मैं कहता हूं यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, ना यूज हेडर्स एज फर्स्ट रो। पहले इनको थोड़ा जमीन पे उतारता हूं, एक्चुअल बजट के जितने भी हेडिंग्स हैं, राइट। और फिर कॉलम 1 को चूज करके मैं कहता हूं ट्रांसपोज। बहुत ही बढ़िया। ये मैंने इसलिए किया ताकि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ यहां हेडर में आ जाए और जो मेन कॉलम्स है एक्चुअल बजट जनवरी फरवरी का, ये लेफ्ट हैंड साइड में यहां आ जाए। अभी मैं जाता हूं यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स और क्लिक करता हूं यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। वाओ, अगर आपको लग रहा है कि ये डेट वैसे का वैसा ही रहना चाहिए था तो हम चेंज टाइप को हटा सकते हैं। देख रहे हो, जैन, फेब, मार्च, राइट। अब हम नॉर्थ से लेकर साउथ को चूज करेंगे और कहेंगे ट्रांसफॉर्म अनपिवट कॉलम। वाओ, ये तो है मजेदार। तो ये हो गया आपका रीजन, ये हो गए आपके वैल्यू, ये है आपका टाइम पीरियड। स्पेलिंग को मैं करेक्ट कर देता हूं और सोचता हूं कि कॉलम 1 में क्या लिखूं। ये लिख देता हूं स्टेटस। लेकिन एक प्रॉब्लम है अभी भी कि एक्चुअल और बजट में काफी जगह 2, 3, 4, 5 वाले डिजिट्स आ गए हैं, राइट। तो अगर मैं चाहूं तो फाइंड एंड रिप्लेस कर सकता हूं। होम टैब में जाता हूं, क्लिक करता हूं रिप्लेस वैल्यूज, वैल्यू टू फाइंड एक्चुअल, और देखता हूं कि क्या मैं स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर सकता हूं। यहां पर कुछ कह तो नहीं रहा है लेकिन मैं ट्राई करूंगा एक्चुअल एंड वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर स्टार। रिप्लेस किसे करना है? एक्चुअल से। फिर जब मैं ओके करता हूं तो देखिए क्या होता है। जो चीज एक्सेल में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के नाम पे ले ली जाती थी वो यहां पे नहीं लिया जा रहा है, राइट। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ गलतियां इसलिए करूंगा ताकि आप देखें और सीखें उस गलतियों से। मैं लास्ट का एक स्टेप अंडू कर देता हूं और अब मैं सोच रहा हूं कि करना क्या है। आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूं। अगर मैं स्टेटस कॉलम को चूज करता हूं, होम टैब के अंदर एक ऑप्शन है जिसका नाम है स्प्लिट कॉलम। उसमें एक ऑप्शन आता है नॉन डिजिट टू डिजिट। अगर आप गौर से डेफिनेशन को पढ़ें, कह रहा है स्प्लिट वैल्यूज इन द सिलेक्टेड कॉलम बेस्ड ऑन ट्रांजिशंस फ्रॉम अ नॉन डिजिट टू अ डिजिट कैरेक्टर। अगर मैं क्लिक करता हूं, देखिए क्या होता है। वाओ, देखा आपने? तो नॉन डिजिट और डिजिट को अलग अलग कर दिया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। हो सकता है आज मैंने आपको बेसिक दिखाया हो लेकिन बहुत बार आपके पास कॉम्बिनेशन होगा नॉन डिजिट और डिजिट का। एक और एग्जांपल दिखाता हूं। पीरियड, स्प्लिट कॉलम,
बाय नॉन डिजिट टू डिजिट। देख रहे हो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं लास्ट स्टेप को अंडू कर देता हूं और फिर कॉलम 2 जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसे कर देता हूं रिमूव। डेटा टाइप सही है, होल नंबर या डेसिमल नंबर, बहुत बढ़िया। और इसके बाद मैं क्लोज एंड लोड टू कर देता हूं। जो डेटा बनकर आएगा ऑब्वियसली लिंक तो रहेगा ही, लेकिन इस पर जो पिवट टेबल बनेगी वो बहुत ही सुंदर तरीके से आपको एनालिसिस का बताएगी पता। तो अगर मैं क्लिक करके बनाता हूं इंसर्ट पिवट टेबल, ओके, तो देखिएगा आप पीरियड वाइज, स्टेटस वाइज इसका एनालिसिस कर सकते हो। देखा आपने दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एनालिसिस आप कर सकते हो ऑटोमेशन के थ्रू पावर क्वेरी के अंदर, लेकिन ये तभी संभव है कि जब आप हमारे एक्सेल की केस स्टडी फाइल को खुद ब खुद प्रैक्टिस करें और खुद देखें कि किस बटन क्लिक करने पर क्या क्या इफेक्ट आता है। मैं आपका साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप पावर बीआई और पावर क्वेरी और डैक्स को तीनों को लेकर उस मुकाम तक पहुंचे जहां पर आपसे लोग पूछें कि ये कैसे किया जाता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वेबसाइट से आप डेटा किस तरह एक्सेल में पुल कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड के नैव्स के बारे में, जो कि डेली अपडेट होते हैं। अगर स्टॉक मार्केट्स ऊपर है तो नैव भी ऊपर जाएंगे, और अगर स्टॉक मार्केट नीचे है तो नैव भी नीचे आएंगे। जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उन्हें ज़रूर पता होगा। तो जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उनके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे मिलेंगे, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। तो अगर आप गूगल में जाकर लिखते हो एम्फी इंडिया तो आपको ज़रूर मिलता है म्यूचुअल फंड इंडिया की वेबसाइट। जब आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाओ, स्क्रॉल कीजिएगा नीचे और आपको एक बटन दिखेगा जिसका नाम है डाउनलोड नैव। जाइएगा उस बटन पर। उसके बाद आपको लिंक मिलता है डाउनलोड कंप्लीट नैव रिपोर्ट इन टेक्स्ट फॉर्मेट। जब आप क्लिक करते हो तो एक लिंक आती है और इसमें अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में जो नैव अपडेट किया गया है वो आपको देखने को मिलता है। ये बहुत ही लंबी फाइल है, राइट? अब प्रॉब्लम ये है, मान लीजिए आपके कंपनी में एक पोर्टफोलियो मेंटेन किया गया है, बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्हें इन्वेस्ट किया गया है, जैसा कि इस स्कीम कोड 119553। अगर हम सर्च करते हैं कंट्रोल F 119553 तो हमें जरूर कहीं ना कहीं ये लिस्ट में दिखेगा। आप देख रहे हो, आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड PSU डेट फंड, राइट? अब हम क्या चाहते हैं कि डेली अपने आप एक सिंगल बटन के क्लिक से इनके नैव के वैल्यू अपडेट हो जाए। मान लीजिए अगर नैव की वैल्यू 105 रुपए है तो आपकी होल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी 1600 मल्टीप्लाइड विथ 105। आप समझ पा रहे हो? यस। तो मैं चाहता हूं कि रोज मैं कॉपी पेस्ट ये डेटा ना करूं एक्सेल में और वापस VLOOKUP लगाना पड़े, डेटा क्लीनिंग करना पड़े ना। तो आइए देखते हैं ये हम पावर क्वेरी के थ्रू कैसे कर सकते हैं। बताना चाहूंगा कि जो यूजर 2010 या 13 यूज कर रहे हैं उन्हें डाउनलोड पावर क्वेरी करना पड़ेगा, और जो 2016 यूज कर रहे हैं उनके एक्सेल में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है गेट एंड ट्रांसफॉर्म टैब के नाम पे। तो मैं आज यूज कर रहा हूं 2016 और दिखाता हूं ये कैसे यूज होता है। फिलहाल के लिए ये मैं कट करके अगली शीट में रख देता हूं आपके फ्यूचर के रेफरेंस के लिए। तो सबसे पहले मैं ब्राउजर में जाता हूं। आप ये जो लिंक देख रहे हो ये मैं पूरा कॉपी करता हूं, लेकिन TXT यानी कि जो फाइल का एक्सटेंशन है उसके बाद में जो क्वेश्चन मार्क है उसके पूरे फ्रेज को मैं इग्नोर करता हूं, क्योंकि ये एक टैग है जो गूगल एनालिटिक्स में काम आता है। अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसे कॉपी करने के बाद मैं जाता हूं एक्सेल में, जाता हूं डेटा में, कहता हूं न्यू क्वेरी। लेकिन न्यू क्वेरी कहां से ली जाए? फाइल से नहीं और ना ही डेटाबेस से। ये आएगा फ्रॉम अदर सोर्सेस, फ्रॉम वेब। दोस्तों ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि अगर पावर बीआई में भी अगर डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हो उसमें ये ऑप्शन ज़रूर रहता है।
तो मैं क्लिक करता हूं। ऑलमोस्ट 95% स्टेप्स जो भी अब होने वाले हैं पावर बीआई में भी सेम स्टेप्स होंगे। तो एक बार सीखें और दो चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। तो जैसे ही मेरे सामने ये पैनल आता है बेसिक, मैं इस वेबसाइट का नाम लिख देता हूं। ना सिर्फ वेबसाइट का नाम ही काफ़ी नहीं है, ये पूरा लिंक भी आना चाहिए। तो अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि सिर्फ वेबसाइट दो, ये गलत है। आपको वो पूरा लिंक लेना है जिसकी एंडिंग txt से हो रही है। मैं करता हूं ओके। कुछ ही क्षणों में आपको एक विंडो दिखाई देगा। ये कहेगा कि मैं कनेक्ट कर रहा हूं वेबसाइट के डेटा से। इसके लिए आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। तो पावर क्वेरी के विंडो ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि डेटा के बीच में कहीं ना कहीं डीलिमिटर है सेमीकोलन, और डेटा को इस तरह विभाजित कर दिया जाना चाहिए, डिवाइड कर दिया जाना चाहिए। तो मैं कहता हूं लोड। एक बार देखते तो है क्या हो रहा है। जैसे आप लोड करते हो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डेटा पूरा का पूरा एक्सेल में आ गया हो, और राइट हैंड साइड में कह भी रहा है कि वर्कबुक क्वेरीज। ना इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको जरूर दूंगा। यह है वर्कबुक क्वेरीज, यानी कि पावर क्वेरी के जो क्वेरीज रन हुए हैं वो यहां लिस्ट होते हैं। बाय चांस अगर आपने गलती से इसे बंद कर दिया, डरने की बात नहीं है। आप वापस डेटा में जाकर कह सकते हो शो मी क्वेरीज। ना अब इसे अच्छे से समझने के लिए आपको इसे राइट क्लिक करके एडिट करना होगा। मतलब आप पावर क्वेरी एडिटर के विंडो को एक्सेस करना चाहते हो, और जहां पूरा खेल खेला जा रहा है उसका पूरा डिटेल्स आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले कुछ वीडियो में देखा ही होगा कि पावर क्वेरी में जो भी बटन्स का इस्तेमाल करते हो, कुछ एक्शन आप लेते हो, वो अप्लाइड स्टेप्स में जरूर दिखता है, राइट। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो डेटा एक्सेल में बन के आए उसमें फालतू के कॉलम्स ना दिए जाएं। ओके, इसका मतलब वही लाइन आइटम्स जो मेरे काम की चीजें हैं। तो अब मैं फिल्टर कर देता हूं और इसमें से मैं हटा देता हूं ब्लैंक। ओके, अब दोस्तों एक चीज आपने नोटिस किया होगा, ब्लैंक तो मैंने हटा दिया, लेकिन जो हेडिंग्स है ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो मैं एक स्टेप पीछे जाना चाहता हूं और अपने स्टेप्स को ठीक करना चाहता हूं। तो अभी अंडू करने के लिए फिल्टर्ड रोज वाला जो क्रॉस साइन आप देख रहे हो, ये मैं क्लिक करने वाला हूं। ये कंट्रोल Z के बराबर है, यानी कि अंडू। तो अब मैं सेकेंड कॉलम के फिल्टर में जाता हूं और यहां पर कह देता हूं कि मुझे ब्लैंक वाले चीजें नहीं चाहिए। देखते हैं डेटा कैसा आता है। देख रहे हो कितना आसान है स्कीम कोड को एक लिस्ट में तैयार करना। अब अगर मान लीजिए ये दो कॉलम आपको फाइनल आउटपुट में नहीं चाहिए, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करके कर सकते हो रिमूव कॉलम। दोस्तों, ये सारी चीजें हो सकता है आप एक्सेल में भी कर सकते थे, लेकिन इसका फायदा यह है कि जो भी एक्शन आप पावर क्वेरी में ले रहे हो, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स की जैसे आपके सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ रिफ्रेश करना है, ये उस वेबसाइट पे वापस जाएगा और उस दिन का जो अपडेटेड डेटा है वही आपको लोड करके एक्सेल में देगा एक क्लिक के करने पर। तो फिलहाल अगर आपको ये लग रहा है कि डेटा सही है, एक चीज हम चेक करना चाहेंगे। ये जो स्कीम कोड आप देख रहे हो, ये स्कीम कोड ABC दिखा रहा है। इसका मतलब इसका जो डेटा टाइप है वो है टेक्स्ट। ABC मतलब टेक्स्ट। तो मैं चाहता हूं कि जब हम VLOOKUP लगाएं तो इसका फॉर्मेट एक नंबर हो, होल नंबर। देख रहे हो 1 2 3 बन गया है। वैसे ही फॉर्मेट ऑफ डेट भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं होम में जाता हूं और क्लिक करता हूं क्लोज एंड लोड। अब देखते हैं ये जब क्वेरी वेबसाइट की तरफ वापस जाती है और डेटा को क्लीन करके आपके सामने रखती है। देख रहे हो कितने आसानी से 4 कॉलम में बड़ी सुंदरता से स्कीम का कोड, स्कीम का नाम, नेट एसेट वैल्यू एंड डेट, राइट। अब कल जब आप वापस ऑफिस में आओगे, आपको सिर्फ ये फाइल ओपन करके क्या करना है, रिफ्रेश करने पर ये वेबसाइट पर जाएगा और 9 में या 10 में जो भी आपका डेटा अपडेट होता है वो आपके शीट में अपलोड हो जाएगा। अब अगर आप बेसिक टू इंटरमीडिएट यूजर हो तो आप जरूर लगाओगे एक VLOOKUP लुक फॉर स्कीम कोड, कॉमा, और फिर शीट में जाओगे, पूरे टेबल अरे को चूज करोगे, प्रेस करोगे फंक्शन की F4, 1 2 3, यानी कि थर्ड कॉलम से आपको nav मिलेगा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच।
दोस्तों, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको VLOOKUP आता है, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप सबसे पहले एक्सेल सुपरस्टार में जो बहुत सारे VLOOKUP के वीडियो हैं उन्हें ज़रूर देखें। फिलहाल मुझे मिल गया है नैव, मैं डबल क्लिक करता हूं, मुझे दिख रहा है कि ये सारे नैव के वैल्यू हैं। अब सोचिए, कल जब आप ऑफिस आओगे और करते हो रिफ्रेश का मतलब ये सारे वैल्यू अपडेट हो जाएंगे, और ये सारे वैल्यू अगर अपडेट हो गए तो आपका VLOOKUP भी खाली और चुपचाप नहीं बैठेगा, ये भी उस वैल्यू को अपडेट करके आपके सामने रख देगा। अब अगर मैं चाहता था तो ये सेम काम मर्ज क्वेरी से भी कर सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूं क्या मर्ज क्वेरी इस वीडियो में दिखाना सही रहेगा। अगर आप तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। तो चलिए मैं आपको सेम चीज दिखाता हूं मर्ज क्वेरी के थ्रू। सबसे पहले इस पूरे डेटा को मैं बदल देता हूं एक टेबल में, इंसर्ट टेबल, राइट। अब ये इंफॉर्मेशन मैं वापस पावर क्वेरी में अपलोड करता हूं फ्रॉम टेबल के बटन के द्वारा। अब क्या हुआ, पावर क्वेरी एडिटर ने इस टेबल को भी अपलोड कर लिया, उसके पास अब 2 टेबल हैं, राइट। तो जैसा कि आपने पिछले कुछ वीडियो में देखा था कि मर्ज क्वेरी VLOOKUP का बाप है, बहुत पावर उसमें। तो मैं चाहता हूं कि इस टेबल 2 में एक कॉलम बन के आए जिसमें अपने आप नैव ले लिया जाए। इसके लिए टेबल 2 जो आपका ओरिजिनल पोर्टफोलियो था उसे चूज करने के बाद मैं चाहता हूं होम टैब में मर्ज क्वेरी में, और मर्ज क्वेरी पे क्लिक कर देता हूं। जैसा कि मैं ये करता हूं, मुझे एक दूसरा टेबल भी दिखाई देता है इस ड्रॉप डाउन में जिसका नाम है नैव। दोनों में कॉमन चीज क्या है, स्कीम कोड। लेकिन बताना चाहूंगा ये करने से पहले कि आपको इनके डेटा टाइप को कॉमन रखना पड़ेगा। अगर 1 2 3 है स्कीम कोड तो 1 2 3 दूसरे क्वेरी के आउटपुट में भी रहे। नाउ लेफ्ट आउटर मतलब जो भी स्कीम कोड पहले टेबल में है, अगर वो फर्स्ट टेबल में है और उसका मैच सेकंड टेबल में पाया जाए तो उसका इंफॉर्मेशन मुझे दीजिए। तो मैं करता हूं ओके, और ओके करने के बाद देखता हूं क्या हो सकता है। एक शायद प्राइवेसी लेवल का एक वार्निंग आपसे पूछेगा, तो मैं कहता हूं इग्नोर, बिकॉज ये डेटा इंटरनेट से लिया जा रहा है इसलिए पूछ रहा है आपसे। मैं कहता हूं सेव, और वेट करता हूं डेटा को रिफ्रेश होने में, वेबसाइट से डेटा पुल करने में, और मर्ज क्वेरी वो काम करेगा जिससे आपके पोर्टफोलियो में जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनका सारा अपडेटेड नैव एक कॉलम में रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप पावर क्वेरी में नए हो तो आपको ये कंफ्यूजिंग स्टेप दिखेगा कि ऋषभ, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि नैव मिले, बट मिल क्या रहा है, टेबल। यानी कि इस स्कीम कोड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे है वो आपको मिल सकती है, बशर्ते कि आप इस बटन पर क्लिक करें जिसका साइन है एक्सपेंशन का, और फिर आप कह सकें कि मुझे क्या क्या उसके बारे में जानकारी चाहिए। तो अगर आप एक्सेल में होते तो VLOOKUP आपको 3 बार लिखने पड़ते, लेकिन आप नहीं हो VLOOKUP में, आप हो पावर क्वेरी में। तो एक ही झटके से ये तीनों इंफॉर्मेशन आपके इंफॉर्मेशन यहां पर साइड बाय साइड आ गई। वाओ! अगर आप चाहो तो और एक कॉलम ऐड कर सकते हो जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी होल्डिंग की वैल्यू क्या है। तो मैं जाता हूं लास्ट कॉलम की तरफ और कहता हूं ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम, और मैं इस कस्टम कॉलम का नाम भी दे देता हूं नैव वैल्यू, और फिर फॉर्मूला लिखता हूं यूनिट्स मल्टीप्लाइड विथ नैव का वैल्यू। शायद इस कॉलम के हेडिंग को मुझे चेंज करके कह देना चाहिए टोटल, राइट। और फिर कहता हूं ओके। वाओ, नैव का टोटल मुझे मिल गया है। अब इसका फायदा यह है कि जितने भी स्टेप्स आपने यहां पर किए हैं वो सब के सब ऑटोमेटेड हो गए हैं, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं मेरे एग्जाम्पल के थ्रू। मैं जाता हूं फाइल, क्लोज एंड लोड टू, ओके। थोड़ी देर का वेट कीजिए, ये डेटा कोलेट हो रहा है, आपको आंसर में टेबल चाहिए। वाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया था। देख रहे हो क्या मज़ा है। आपकी जो ओरिजिनल पोर्टफोलियो में अगर चेंज आएगा और अगर आप रिफ्रेश करते हो आपकी वैल्यू सारी चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक सम करता हूँ, आपकी टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है आज के दिन में 4327189। तो अगर आपके ओरिजिनल पोर्टफोलियो में कुछ भी चेंज होता है, आपको सिर्फ क्वेरीज को रिफ्रेश करना है और आपका ये आंसर हमेशा रेडीमेड ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन। ऑब्वियसली आपकी कंपनी और नए नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगी, राइट। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर और एक रैंडम सा कुछ एक स्कीम कोड ले लेता हूँ, राइट,
और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा होल्डिंग का नंबर दे देता हूँ। इसका मतलब आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, राइट? नाउ जब तक मैं रिफ्रेश ना करूँ ये नंबर अभी तक चेंज होता नज़र नहीं आएगा, राइट? लेकिन आप सोचोगे क्या करना चाहिए ऋषभ? आप देखोगे अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेश करना है और देखना है कुछ ही मिनटों में ये नंबर चेंज हो गए। वाओ, दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन। दोस्तों मुझे मालूम है ये थोड़ा लंबा वीडियो खिंच रहा है, लेकिन आप चीज़ भी ऐसे सीख रहे हो कि आपके शहर में शायद 10 जन भी ना हो जो इतनी डिटेल में इतनी बारीकी से इस इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करके अप्लाई कर सकें। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये करें और आप आगे बढ़ें। 10 साल पहले जहाँ एक्सेल था, पावर बीआई आज वहीं है। इस क्रिटिकल मोड पर आप और मैं साथ चलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जाते जाते बता देता हूँ, ये फाइल को मैं सेव करता हूँ Ctrl+S। अगली बार जब आप फाइल खोलो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाके डेटा टैब में क्लिक करके शो क्वेरीज एंड रिफ्रेश योर क्वेरीज। ये 82 एरर्स उन म्यूचुअल फंड्स के जिनकी स्कीम बंद हो चुकी है, उनका अपडेशन अब नहीं होता है। वो 1 घंटा आपने पूरा देखा मेरा वीडियो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बताइए, ऑल्दो थोड़ा सा डिफिकल्ट शायद लगा जरूर होगा, लेकिन क्या ये रेलेवेंट लगा? हो सकता है दोबारा आपको देखना पड़े, लेकिन चीज़ें ऐसी है कि 10 साल की ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में मुझे जो जो एग्जाम्पल्स मिले उनमें से जो टॉप एग्जाम्पल मैंने निकाल के आपके लिए पावर क्वेरी के एग्जाम्पल्स के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। मैं हूं ऋषभ, आपका एक्सेल दोस्त, एक्सेल सुपरस्टार से मिलता हूं अगले वीडियो में। और जाते जाते आपने कमेंट्स लिखना ना भूलेंगे इस वीडियो के नीचे। धन्यवाद।